हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवीजी के ऑनलाइन। तो अब आपका बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को बेटा एक चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, द लिविंग वर्ल्ड। उम्मीद करूंगा आप लोग आज कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी इस चैप्टर की। तो आज मैं उसी पूरे चैप्टर को एक समरी देने आया हूँ कि आपको समराइज करके पढ़ाने आया हूँ कि मैंने उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया था, और इसी तरीके से आपको समराइज करके एनसीईआरटी की लाइनों के ही नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं बना के लाया हूँ। आपको कंसेप्ट बताऊंगा मैं, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे, जिससे आप पहले लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं इसको स्टार्ट नहीं करा, पहले आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है ना बच्चा पार्टी? हाँ या ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहले ये थोड़ा सा बताएं मेरे को। चले बच्चों, तो उम्मीद करूंगा मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स की प्रिपरेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमें क्या काम करना है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे, मैं उम्मीद रख रहा हूं आप सभी से। तो सबसे पहले हमें चैप्टर का एक ओवरव्यू क्रिएट करना है कि हमने इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या पढ़ा। हमें सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू क्रिएट करना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है ना? तो मेरी आवाज शायद आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, उम्मीद करूंगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कितने टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े, हाँ या ना? सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है? ठीक है, देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, लिस्ट बनाता जाऊंगा मैं टॉपिक्स की, क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है ना? आप भी बनाते चले, एक रफ पेज निकाल लें सभी बच्चे अपने साथ साथ। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ये वीडियो से ही तैयार करना पड़ेगा आपको। ये आपको इसकी अलग से कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, यही तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा। लिस्ट बना रहा हूं, आप भी बनाए, द लिविंग वर्ल्ड। ये आपको अपनी कॉपी में करना है बेटा, ठीक है ना? द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे इसके शॉर्ट नोट्स, क्या क्या पढ़ाया मैंने इसको। ठीक है ना? सारी लाइनें, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करी थी आप लोगों ने, उम्मीद रखूंगा। सेकंड हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उम्मीद करूंगा ये ध्यान होगा। सेकंड, फिर हमने पढ़ा डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान है? डायवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, ध्यान है आपको? यही पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर मैंने सब टॉपिक्स आपको बहुत सारे पढ़ाए थे। पहला सब टॉपिक मैंने इसमें पढ़ाया था आपको बायोडायवर्सिटी। सेकंड हमने पढ़ा था इसके अंदर क्लासिफिकेशन, ध्यान हो शायद आप लोगों को। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें नॉमेनक्लेचर। ध्यान है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से ध्यान होगा आप लोगों को, यही सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हमने टैक्सोनॉमी भी पढ़ा था। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे, ऊपर नीचे हो गए होंगे बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सारी लाइन से पढ़े थे, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, बायोडायवर्सिटी, यही सब सिखाया मैंने आपको। हाँ या ना? इसमें हमने एक टर्म और पढ़ा था, सिस्टमैटिक्स। इसी टॉपिक में, डायवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, टैक्सॉन, टैक्सा, सब कुछ मैंने इसी में पढ़ाया था। ठीक है, उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर था। मैं इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। पहले दो ये टॉपिक पढ़े थे हमने, थर्ड पॉइंट इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा था हमने?
देखना भाई तीसरा क्या पढ़ा था हमने। थर्ड पॉइंट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। थर्ड क्या पढ़ा था हमने, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उम्मीद करूंगा ध्यान होगा आपको। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ध्यान है, इसमें फिर हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी पढ़ी थी। इसी कैटेगरी में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यही पढ़ा था इसमें, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हाँ या ना, ध्यान है। और मैं लिख भी दे रहा हूं तुम्हारे लिए, क्या था, किंगडम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये तुम्हारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की थी। पूरा नहीं लिख रहा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, यही टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी। फिर इसी के बाद हमने इसी टॉपिक में फर्दर एक एक करके एलैबोरेशन किया था। सबसे पहले हमने स्पीशी पढ़ा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे हमने जीनस पढ़ा, थर्ड पे हमने फैमिली पढ़ी, फोर्थ पे हमने ऑर्डर पढ़ा, फिफ्थ पे हमने क्लास पढ़ी, सिक्स्थ पे हमने फाइलम पढ़ा, और सबसे लास्ट में हमने किंगडम पढ़ा। और मैंने ये भी बताया था इस हायरार्की में जितनी छोटी टैक्सोन होती है वहां सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते हैं, जितनी बड़ी कैटेगरी या ग्रुप होता है वहां कैरेक्टर्स कॉमन मिलते हैं, ना कि सिमिलर मिलते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। और फिर लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें आपने नाम पढ़े होंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लेआउट तैयार करना है कि इस चैप्टर में पढ़ा क्या हमने। आपको पहले यही टॉपिक ही बताओ, चैप्टर तो तब याद होगा, पहले तो आपको टॉपिक ही पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ा है। सभी बच्चे ये चीज कर पाए कि नहीं कर पाए, ये बताएं मेरे को। सभी बच्चे ये बताएं मेरे को, ये वाला लेआउट आप तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, चलें शाबाश। अब बात आ रही है कि कैसे कवर करें, कवर करके बता रहा हूं। ये तैयार किया, देखें भाई, द लिविंग वर्ल्ड। अब मैंने उसी को समराइज करके एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मेंशन कर दिया आप सभी के लिए। इस फ्लो चार्ट को जिसने बना लिया, याद कर लिया, काम हो जाएगा आपका। पूरा चैप्टर आ गया भाई एक ही पेज पे। देखिए द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कवर किया था लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। अगर हम लिविंग के कैरेक्टर्स पढ़ लें तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि किसको हम लिविंग मानेंगे, किसको हम नॉन लिविंग मानेंगे। तो सबसे पहले यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, क्या, ऐसे कैरेक्टर्स जो केवल लिविंग के पास है, नॉन लिविंग के पास नहीं होते, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ। क्या है बेटा, ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ कैसे भी हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म मास में बढ़े चाहे नंबर बढ़े, ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ बेटा दो तरीके से होती है, या तो मास बढ़ता है या नंबर बढ़ता है। तो ग्रोथ अगर है तो वो कैरेक्टर होता है किसका, लिविंग का। अब दो तरीके की ग्रोथ होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ मिलती है ना बेटा, वो इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है। कैसी ग्रोथ पाई जाती है, इंटरनल ग्रोथ। तो कैरेक्टर है लिविंग का, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहां तक, बहुत बढ़िया। बट नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पाई जाती है तो वो एक्सटर्नल कैरेक्टर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बारी आई प्लांट्स और एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। फर्क क्या है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूस मिलती है, पूरी जीवन भर प्लांट ग्रो करते ही रहते हैं, उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, लिमिटेड नहीं होती है। पर एनिमल्स की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। एक सर्टेन एज के बाद एनिमल्स ग्रो नहीं कर पाते। जैसे हम, आप हैं, आप अभी टीनेज है, अभी धीरे धीरे बड़े होंगे आप, तो आपकी एक ऐसी एज आ जाएगी उसके बाद आपकी हाइट या आपका वजन वगैरह फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट सा हो जाएगा, हाँ या ना। तो वो ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो एनिमल्स में तो ऐसा होता है पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर है ग्रोथ का। ठीक है, सेकंड इज रिप्रोडक्शन। सेकंड बच्चा पार्टी क्या, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना, और ऐसी प्रोजेनी क्रिएट होती है जिसके फीचर्स लगभग लगभग सिमिलर मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे तो दो तरीके के मिलते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। दो तरीके के पाए जाते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, हाँ या ना। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, वन इज फीमेल
अनदर इज मेल। एसेक्सुअल में केवल एक ही इंडिविजुअल काम कर जाता है पेरेंट, जैसे कि अमीबा वगैरह में होता है फिजन, रीजनरेशन मिल जाता है प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन मिल जाती है एल्गी में, बडिंग मिल जाती है ईस्ट में। ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये भी लिविंग है तभी उस पे है, नॉन लिविंग पे ये कैरेक्टर्स नहीं होंगे, सिंपल सा फंडा। तीसरा कॉन्शियसनेस, डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है बेटा किसी की भी लिविंग का, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। इनके एक्सेप्शंस होते हैं, ये डिफाइनिंग है कैरेक्टर लिविंग के, पर डिफाइनिंग नहीं मानते हम इन दोनों, उसका कारण समझना। ग्रोथ बेटा नॉन लिविंग में भी पाई जाती है, मैंने बताया सैंड ड्यून्स जो पहाड़ बन जाते हैं मिट्टी के, वो भी तो समय के साथ मिट्टी एक्यूमुलेट होगी तो उसका साइज भी तो बढ़ेगा, तो वो भी तो ग्रोथ मानी जा सकती है। तुमने बोला मास बढ़े या नंबर बढ़े, दोनों बढ़ रहा है उसमें, मिट्टी इकट्ठी हो रही है तो मास बढ़ता चला जा रहा है, तो ग्रोथ हो गई, तो एक्सेप्शन है इसमें। सेम चीज रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हनी बी। हनी बी में भी मैं बोलूंगा वर्कर हनी बीज, दो तरह, एक होती है ना आपने सुना होगा रानी हनी मधुमक्खी, फिर उसके नीचे जो वर्कर बीज होती हैं जो सारा शहद वहद इकट्ठा करके लाते हैं, नेक्टर इकट्ठा करके लाती हैं, हाँ या ना, तो वही वर्कर बीज की बात करूं, वो लिविंग है बिल्कुल है, पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती सेक्सुअल, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो एक्सेप्शन होते हैं इसके। म्यूल्स खच्चर लिविंग है, जो आप कभी वैष्णो देवी की यात्रा पे गए हो या अमरनाथ यात्रा पे गए हो तो वहां पे खच्चर चलते हैं, हाँ या ना, तो वो कौन होते हैं, म्यूल्स होते हैं। कौन होते हैं वो, म्यूल्स, तो वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भी अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो एक्सेप्शन होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों को हम कैरेक्टर ऑफ लिविंग मानते हैं, पर डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते। वो किसे मानते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर, हम कॉन्शियसनेस को। किसको, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपने एनवायरमेंट से अवेयर रहना, अपने चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए अटेंटिव रहना, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या ये नॉन लिविंग कर पाएगा, नहीं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर स्टेट ऑफ अवेयरनेस, तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर और अवेयरनेस को रिस्पॉन्स देता है। दूसरा कॉन्शियसनेस से ही मिलता जुलता टर्म है रिस्पॉन्सिवनेस। एक तो पहले अवेयर रहना और दूसरा एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करना। जब कोई आपके चारों तरफ दुर्घटना हो XYZ, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। तो वो लिखा है रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई क्या, एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंस हुआ तुम्हारा, तो तुम उस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। डिफाइनिंग फीचर होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस नहीं हो, ठीक है। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं, ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग in our body, ठीक है, ये होती है बेटा मेटाबॉलिज्म। दो तरीके की, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होते हैं मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और ये सब केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में पाया जाता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लिविंग में ये सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगी, नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगी, दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, किसी एरिया में जब हम एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो कितने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको लिविंग, तो सबकी स्पीशी अपनी अपनी अलग होगी। तो जब हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को देखते हैं तो हमारी अर्थ में बहुत सारे लिविंग स्पीशीज है जिसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। तो इतनी बड़ी वर्सेटाइल, जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है लिविंग, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो वही लिखा है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, जो दिखने में अलग हो, साइज उनके अलग हो, कलर्स उनके अलग हो, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स उनके अलग हो, रहने की हैबिटेट्स उनके अलग हो, हैबिट्स उनकी अलग हो। तो जब हम इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हीं लाइफ फॉर्म्स को, उसी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी का। तो वही लिखा है, अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स, हैबिट्स। कितनी है, इसी फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, पढ़ा है मैंने। और जो हमें पता है बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज की तारीख में हम लोग जानते हैं, आज की तारीख में हम लोग जानते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बायोडाइवर्सिटी क्लियर होगी। तो अब दिक्कत क्या आई,
इतने सारे स्पीशीज मिली, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी मिली, तो दिक्कत है। तो सबको अगर हमें एक साथ पढ़ना है, एक साथ उनके बारे में जानना है, उनको याद रखना है लंबे टाइम के लिए, तो हमें क्या करनी पड़ी थी, ग्रुपिंग करनी पड़ी थी, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बच्चा पार्टी? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी उसकी हमें, तो वही लिखा है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्यों पड़ी जरूरत? क्योंकि बहुत सारी वेरायटी थी भाई, ग्रुपिंग नहीं करते तो लट्टू बुझ जाते। हाँ या ना? अगर हम ग्रुपिंग नहीं करते तो लट्टू बुझ जाते भाई। कहां तक याद करते उसे हम, कहां तक ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते, किस किस को याद करते एक टाइम पे। तो वही चीज है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्यों पड़ी नीड? तो वो लिखा है टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। तो ये सारे कारणों की वजह से हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। तो जो हमारे पास वास्ट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हमने कैटेगरीज मतलब ग्रुप्स में बांट दिया, जिससे कि उन ग्रुप्स को हम आसानी से नाम दे पाए, उस ग्रुप में आने वाले मेंबर्स को हम आसानी से नाम दे पाए, उनको याद रख पाए, उनको आसानी से समझ पाए, पढ़ पाए, और उनके बारे में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख पाए। इसी के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा, इसी के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, हाँ या ना? तो अब क्लासिफिकेशन करना है भाई, तो इससे पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसका नाम तो पता होना चाहिए। तो नाम पता करने के लिए भी हमें एक फिनोमेना अपनाना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने से पहले भाई नाम दिया जाना चाहिए, और नाम देने से पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ, तो वही चीज लिखा है। ठीक है ना? हाँ या ना? तो वही समझा रहा हूँ। अच्छा, एक टर्म और है, सिस्टमैटिक्स भी पढ़ा था, चलो उसको बाद में देखें, पहले नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो भाई क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। तो वही लिखा है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं भाई, एक स्टैंडर्ड नेमिंग देने का तरीका, उसका पूरा प्रोसेस नॉमेनक्लेचर कहलाया जाता है। तो जो हम लोग क्या हैं, दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो किसके द्वारा दिया गया था? कैरलस लीनियस के द्वारा दिया था। किसने दिया था? कैरलस लीनियस। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो पार्ट पढ़ाए मैंने, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। क्या पढ़ाया बेटा? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। और नाम का क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ये यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होना चाहिए। तीसरी बात, इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए अगर टाइप करते हैं, या फिर हैंड रिटन होते तो अंडरलाइन करना चाहिए। ये नाम यूनिक होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म को अगर मिल गया तो पूरी दुनिया में कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को सेम नाम नहीं मिलना चाहिए। तो ये फीचर्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दो पार्ट में नाम लिखा जाता है। जेनेरिक नेम उस ऑर्गेनिज्म का जीनस बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशी बताता है। उम्मीद करूंगा शायद आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के बैठे होंगे यहाँ पर। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ो, फिर सुनना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स। ये बहुत ब्रॉड टर्म है बेटा, ये बहुत जरूरी टर्म है भाई। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, इसी के लिए कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक मैनर में ले आए। भाई क्लासिफिकेशन किया ही सिस्टमैटिक्स के लिए जाता है। जब हम किसी चीज को एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर अच्छे से फैशन में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो ये चाहे वो खुद हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग हो, तो वही लिखा है। हम भी सिस्टमैटिक तरीके से रहेंगे तो सही काम चलेगा। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज। तो वही चीज है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाना। और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसे बनाओगे? क्लासिफिकेशन करके बनाओगे। कैसे बनाओगे? क्लास भाई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्रिएट करना है मुझे ऑर्गेनिज्म का, तो मैं क्या करूंगा? उसका क्लासिफिकेशन करूंगा, तभी तो वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में आएगा। तो वही लिखा है। ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, प्लांट्स की ग्रुपिंग करते हैं, मतलब एनिमल्स की और बाकी ऑर्गेनिजम्स की, इनटू ग्रुप्स या कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीड। मेरे ख्याल से पूरी सेम टू सेम मतलब दोनों का लिखा हुआ है, क्योंकि इंटर रिलेटेड है ना भाई। किसी चीज को मुझे सिस्टमैटिक बनाना है, तो मुझे उसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों एक ही बात होती है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात यहां तक। क्लियर है? सिस्टमैटिक समझ में आया, क्लासिफिकेशन समझ में आया, नॉमेनक्लेचर आया, डायवर्सिटी है समझ में, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ाई थी बच्चा पार्टी। क्या पढ़ाई थी मैंने? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या होती है भाई? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक ग्रुप है। जब हम एक हायरार्की में उस ग्रुप को रख देते हैं, तो उस ग्रुप को हम स्पेशलाइज नाम कर देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नाम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है उसको नाम? टैक्सोन। तो भी लिखा है क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक।
या इसी को ही हम आगे जाके क्या नाम दे रहे थे, टैक्सॉन। ध्यान होगा शायद आपको। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सारी कैटेगरी को एक ऑर्डर में लगा दे तो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाती है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टैक्सॉन भी कह रहे थे। क्या बोल रहे थे उसे हम, टैक्सॉन। ध्यान है, एनसीईआरटी की 2 लाइनें मैंने मैच कराई थी। टैक्सॉन के लिए भी वही डेफिनेशन लिख रही थी, कैटेगरी के लिए भी वही डेफिनेशन लिख रही थी, हाँ या ना। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कुछ नहीं, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, और वो ऑर्गेनिज्म का ऐसे ग्रुप है जिसकी प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे ग्रुप को बनाया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो सीधी भाषा में जब हम साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, साइंटिफिक बेसिस पे, तो उन ग्रुप्स या उन कैटेगरीज को हम क्या नाम दे देते हैं, टैक्सॉन नाम दे देते हैं, या फिर उन कैटेगरीज को हम स्पेशलाइज्ड फॉर्म में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल देते हैं। और जब ये कैटेगरीज किसी रैंक वाइज मैनर में अरेंज हो जाए तो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो रैंक वाइज मैनर में अरेंज है कौन कैटेगरीज, उस पूरी सिस्टम को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं बच्चे पार्टी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम दे देते हैं। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। चले, अब हमारे पास कौन सी टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी हमने, वही याद होगा, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ध्यान है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। रूल क्या कहता है, हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ जाओगे, सिमिलर कैरेक्टर्स विल इंक्रीज। ये सारी मैं बातें बोल रहा हूं, आपको नोट्स में खुद लिखनी है, हाँ या ना, ये सब आपको खुद ऐड ऑन करना है। मैं ही करके दे दूंगा तो पेपर मैं नहीं दूंगा आपका फिर, हाँ या ना। पेपर देने आप जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। जैसे जैसे हम टैक्सॉन में लोअर टैक्सॉन की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटीज बढ़ती हैं, हाँ या ना। इसका उल्टा करो, जैसे जैसे हम टैक्सॉन के हिसाब से हायर टैक्सॉन की तरफ जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर घटते हैं पर कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको यही सब पढ़ाया है, बस इसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं उन सबको इसके नेक्स्ट पेज पे आपको उतारना है। कैसे करेंगे, जो एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं उसमें जिस टॉपिक के जो एग्जाम्पल मिल रहे हैं उन सबको एक ही जगह पे क्लब करके रखना है, हाँ या ना। जैसे मैंने आपको ऑर्डर के एग्जाम्पल दिए, फैमिली के एग्जाम्पल दिए, जीनस के एग्जाम्पल दिए, क्लास के एग्जाम्पल दिए, नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल दिए, तो ये मैंने आपको टॉपिक्स की समरी दिखा दी है। अब इन टॉपिक्स की समरी को आप सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करना है, ग्रुपिंग ही तो कर रहा हूं मैं अभी, हाँ या ना। तो क्या करना है आपको, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो ये नाम दिया, इसमें इस टॉपिक की हेडिंग लिखनी है आपको, समझा, तो नोट्स तो मैंने दे ही दी ना शॉर्ट में आपको, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, इसकी हेडिंग लिखनी है और इस टॉपिक में जो आने वाले एग्जाम्पल्स है वो मेंशन करने हैं। फिर क्लासिफिकेशन लिखना है और कौन से एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन किया उसको लिखना है। फिर सिस्टमैटिक्स लिखना है, फिर नॉमेनक्लेचर लिखना है विद देयर एग्जांपल्स। नेक्स्ट पेज पे जो उसकी करेंगे आप, क्लियर है, हाँ या ना। और वो चीज आप अपनी एनसीईआरटी की मदद से करेंगे, ठीक है, हाँ या ना। क्लियर है बच्चों पार्टी, यहां कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को, जल्दी बोले, कोई दिक्कत यहां तक, बहुत बढ़िया। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाना, सारी कैटेगरीज की स्पीशी के अलग एग्जांपल थे, जीनस के अलग थे, फैमिली के अलग थे, ऑर्डर के अलग थे, वो सारे एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करने हैं। और जब आप ये कर लेंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स। तो आपको अब मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप आप जिसमें एडेड है, अगर नहीं है तो ऐड हो जाए जल्द से जल्द, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडेड है वो सब लोग बच्चे ऐड हो जाए। अब आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप आसानी से एनसीईआरटी को रिवाइज करें। ये जो नोट हमने इस वीडियो में सीखे हैं इनको नोट डाउन करके रिवाइज करें, एग्जाम्पल्स रिवाइज करें। 2 दिन बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको लिंक पे क्लिक करके उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको इवनिंग में मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा आपको टेस्ट। बेटा कौन से डेट को मिलेगा, फ्राइडे को टेस्ट मिलेगा आपको। सेम टाइमिंग रहेगी उसकी, इवनिंग में 5 से 7 के बीच में ही आपका वो टेस्ट का लिंक लगेगा। वो टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होगा, ओपन होगा, उसी टाइम में आपको उस टेस्ट को कंप्लीट करके सबमिट करना होगा, ठीक है। फिर जिससे हम आपकी रिपोर्ट एनालाइज करेंगे और फिर आपको आगे जाके गाइड करेंगे।
क्लियर है? तो टेस्ट कोई भी बच्चा मिस ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं मेंशन कर दूंगा, हाईलाइट भी कर दूंगा उस लिंक को। क्लियर है? और जिस बच्चे को टेस्ट का लिंक नहीं मिल पा रहा हो तो आपके सबके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उस लिंक को अपने व्हाट्सएप पे पर्सनली भी मंगा सकते हैं। ठीक है? टेस्ट में कोई बच्चा बहाना नहीं बनाएगा, इसको तैयार करें। ठीक है बच्चों पार्टी? अब बात आई क्वेश्चंस की, तो मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा आज क्वेश्चंस की, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। उससे आपका क्या होगा, 100% एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी सारे उसी क्वेश्चन बैंक में कवर हो जाएंगे, जिससे आपका फ्राइडे को टेस्ट बढ़िया तरीके से होगा। तो मेहनत करिए बच्चों। आज इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट अब आपकी क्लास है फिजिक्स की, उसको ज्वाइन करिए, कोई लीव ना करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।